जय हिंद साथियों, मैं ललित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल हिंदी गुरु LK शर्मा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान का टॉपिक लेकर आया हूं। भारतीय संविधान है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में बहुत से प्रश्न आते हैं। ऐसी शायद ही कोई एग्ज़ाम होगी जिसमें भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न नए आए हों। इसके अलावा स्कूली स्तर और विश्वविद्यालय स्तर यानी स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी भारतीय संविधान में से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक चलती है उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यदि आपने भारतीय संविधान इससे पूर्व पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, फिर भी आज आप ये क्लास जब मेरी क्लास अटेंड करोगे आपको खुद ये महसूस होगा कि हमने क्या छोड़ रखा था। पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास पाठ्य पुस्तक है, लेकिन आज मैं आपको भारतीय संविधान के संबंध में जो पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है जो इसकी क्या रखता है, नींव है, बुनियाद है। इसको आज आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद आपके अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की एक अलग प्रकार की इच्छा है, वो अंदर जागृत होगी और आप खुद समझोगे कि हमें पॉलिटिकल साइंस है वो ऐसे पढ़नी चाहिए। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना व उद्देशिका। प्रस्तावना उद्देशिका यह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं, चाहे वो UGC नेट हो, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, CTET, वनडे एग्जाम किसी भी प्रकार की हो, उनमें इससे संबंधित प्रश्न 1 या 2 प्रश्न आते हैं। मैं आज आपको वो भी बताऊंगा कि प्रश्न किस तरीके से हमें पढ़ना है उस टॉपिक को, उससे प्रश्न कैसे निकालना है। तो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्यों है, क्या है? जिस तरीके से किसी भी पाठ्य पुस्तक को जब हम पहला पन्ना उसका खोलते हैं, पहला पृष्ठ खोलते हैं, तो शुरू में उसकी क्या रखी जाती है, विवरणिका की इस पुस्तक में ये चीजें हैं। वैसे ही भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे संपूर्ण संविधान का आदर्श, दर्शन और मूलभूत कुंजी है, जो सारे संविधान की अकेला यह भाग पूरी व्याख्या करता है। इसलिए ये प्रस्तावना यानी शुरू में ही इसका प्रस्तुतिकरण दे दिया गया है कि हमारा संविधान ऐसा होगा, हमारे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, वो चीज इस प्रस्तावना में अभिव्यक्त कर दी गई है। इसके आगे मैंने लिखा है उद्देशिका। आपने देखा होगा प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय उन्होंने हमारे भारतीयों के लिए एक भारत के संविधान निर्माण करने की बात कही। तो इसलिए भारतवासियों ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया, जिसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, मैं जो बता रहा हूं उनको कॉपी पेन करके नोट करते जाना, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन कर लिया गया। और उसी समय जो संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसी प्रक्रिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए संविधान से संबंधित, कि हमारा संविधान है वो इस तरीके का होना चाहिए। तो उन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखे जिसमें संविधान के उद्देश्य सम्मिलित थे, उसका स्वरूप सम्मिलित था, उसके स्रोत सम्मिलित थे, इसीलिए भारतीय संविधान की इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। यहां तक कंप्लीट। उद्देशिका कहा जाता है। हमारा भारतीय जो संविधान है, इस संविधान के ऊपर, प्रस्तावना के ऊपर मुख्यतः 3 क्रांतियों का प्रभाव है। अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति, यानी 1776 की अमेरिकी क्रांति, 1789 की फ्रांस की क्रांति और 1917 की रूसी क्रांति। इन तीनों क्रांतियों से हमने अपने भारतीय संविधान का जो थोड़ी बहुत बातें हैं, जैसे स्वतंत्रता, बंधुता, समता, इन चीज़ों को हमारी प्रस्तावना में शामिल किया गया। इसकी चर्चा हम अभी करते हैं। अब आता है, मैंने लिखा है यहाँ अमेरिका। अमेरिका क्या है? अमेरिका इसलिए लिखा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। ध्यान रखना, विचार। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा शैली हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, सबसे पहले ए आता है उसके बाद आ आता है। तो सबसे पहले प्रस्तावना का विचार हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर है, ये मैंने बोल दिया एक मार्कर चाहिए बनाना है, मार्कर है, तो मार्कर का विचार आया किसके मन में, अमेरिका के।
कैसा मार्कर होना चाहिए, तो ये किसने दिया? ऑस्ट्रेलिया ने दिया। ठीक उसी तरीके से कि भारतीय संविधान की क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना होनी चाहिए। ये प्रस्तावना का विचार हमने लिया है अमेरिका से, और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? उसकी भाषा ली है। अब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, उन उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा में विचार विमर्श हुआ और अंततः 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को अनुमोदन मिल गया। अतः 26 नवंबर 1949 को 49 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस प्रस्तावना को संविधान सभा में वाचन किया गया। ध्यान रखना है, संविधान की प्रस्तावना को किसने वाचन किया था? 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान है वो अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कर लिया। उसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना पढ़ के है वो संविधान सभा में सुनाई थी। अब इसके संबंध में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो कहे गए मत हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर हम प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न करेंगे। सबसे पहले संविधान की आत्मा, ठाकुर प्रसाद भार्गव जो थे, उन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, परंतु इसका विरोध किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उन्होंने इसे संविधान की आत्मा नहीं माना है, बल्कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार आर्टिकल 32 को उन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान रखना है, यदि प्रश्न ऐसे आए भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना जाता है, तो उत्तर हमेशा होगा प्रस्तावना। यदि प्रश्न ये आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो हमेशा उत्तर होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे कुंजी भी कहा जाता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। ठीक है, उसके बाद N.A. पालकीवाला ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा है? एक परिचय पत्र की संज्ञा दी है। ये फैक्ट पॉइंट है, लिखते जाना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उन्होंने क्या बताया है? परिचय पत्र की संज्ञा दी है। नंबर 2, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो दीर्घकालीन सपनों का एक विचार है, दीर्घकालीन सपनों का विचार है। नेक्स्ट, अब यहां कुछ वाद हुए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर। क्या विवाद हुए कि इसे संविधान का अंग माने या न माने। यदि मानते हैं तो इसमें संसद है, यानी विधायिका है, वो संशोधन कर सकती है। यदि नहीं मानते हैं तो संशोधन नहीं कर सकती। उसके संबंध में कुछ एक वाद हैं, वो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड, तो वो आज हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 ने क्या कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी ये संविधान का अंग नहीं है। स्पष्ट बात यह है, स्पष्ट बात यह है कि प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में। नेक्स्ट, बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960, इनका क्रम भी याद रखना, परीक्षा में इनके क्रम भी आते हैं कई बार। बेरूबाड़ी यूनियनवाद 1960, इसने क्या कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। कहने का मतलब है कि यदि हमारे संविधान में उल्लेखित अनुच्छेद या उप अनुच्छेद जितने भी हैं या भाग हैं, उनमें यदि कोई भाषा हमें समझ में नहीं आता हो, उनका अर्थ क्लिष्ट हो या किसी एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, तब न्यायालय को निर्णय लेने में कौन मदद करेगी? भारत की संविधान की प्रस्तावना। विधिक निर्णय लेने में कौन सहयोग करेगी? प्रस्तावना। यह निर्णय किसमें आया? बेरूबाड़ी वाद में। नंबर 2, इसी वाद ने क्या बोला था कि प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है, अर्थात इसमें संसद किसी प्रकार का कानून संशोधन नहीं कर सकती, यानी हम यदि प्रस्तावना का उल्लंघन करते हैं तो हम सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं जा सकते। नेक्स्ट, इसके बाद आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इससे पहले एक आया था 1967 के आसपास गोकुलनाथ वाद आया था, जिसमें सिर्फ इतना कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। याद रखना, इसलिए वो मैंने ऐसे ही बता दिया है। 1967 में आया था गोकुलनाथ वाद बनाम पंजाब वाद, जिसमें कहा गया था कि संविधान है वो प्रस्तावना है वो संविधान की क्या है? आत्मा है। इसके अलावा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 जो आया था, उसने क्या बोला? प्रस्तावना संविधान का अंग है,
इसलिए इसमें विधायिका यानी संसद है वो संशोधन कर सकती है। संशोधन किसमें होता है? अनुच्छेद 368 में, ध्यान रखना। प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए इसमें क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। इसी कारण 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में एकमात्र संशोधन किया गया है। और इसी केशवानंद भारतीवाद ने क्या कहा था कि मूल ढांचे का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है संविधान का। इसलिए कि आप उसमें संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि उसका वृद्धि कर सकते हैं, उसमें कमी नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, मूल ढांचे की थ्योरी किसने दी थी? केशवानंद भारती बनाम केवल राज्यवाद। इसी के कारण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में 3 शब्द शामिल किए गए। ध्यान रखना, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता। याद रख सकते हैं, परीक्षा में पूछा है निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं किए गए? तो ध्यान रखना, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। इसको कैसे भी याद कर सकते हैं? ASP, ठीक है। ए अखंडता, एस में समाजवादी, पी में पथनिरपेक्ष। ASP याद कर लेना, याद हो जाएगा। ये 3 शब्द यदि परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मूल संविधान में की प्रस्तावना में क्या नहीं था, तो ये मूल संविधान में की प्रस्तावना में तीनों शब्द नहीं थे, ठीक है। समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता ये कब शामिल किए गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये संशोधन किस समिति की सिफारिश पे हुआ? ध्यान रखना है, 42वां संविधान संशोधन की इसमें संशोधन होना चाहिए प्रस्तावना में, तो ये थी सरदार सवर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिश पर प्रस्तावना में क्या किया गया? संशोधन किया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी, याद रहे। नेक्स्ट, इसी कारण जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उसे आत्मर्पित किया था, हमने अंगीकृत किया था, तब 26 नवंबर वो दिन था। तो उस दिवस को 2015 से, कब से? 2015 से हम किस रूप में मना रहे हैं? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। याद रहे, 26 नवंबर क्या किस लिए जाना जाता है? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। हमने 26 नवंबर को ही हमारा संविधान सब कुछ तैयार हो गया था, लेकिन इसको हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस वजह से उस दिवस को याद रखने के लिए हमने हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, जबकि अंगीकृत कब कर लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। ये था इसका मेन फैक्ट। अब मैं आपको प्रस्तावना से रिलेटेड वो चीजें बता रहा हूं जो आपने आज तक नजरअंदाज की है। यह जो प्रस्तावना है ये प्रत्येक पुस्तक के अंत में या शुरू में लिखी हुई मिलती है। आपने आज तक उसको नजरअंदाज किया, लेकिन अब उसको पढ़ने का नजरिया है वो बदलिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, इंटरव्यू में प्रस्तावना को सुना भी जाता है। तो ये जो प्रस्तावना मैंने सामने रखी है ये 42वें संविधान संशोधन के बाद की प्रस्तावना है, क्योंकि उसमें 3 शब्द है वो शामिल कर लिए गए। मैं इसको थोड़ा जल्दी से पढ़ता हूं। हम भारत के लोग, देखना ये जो शब्द है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ये 4 शब्द। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 माघ शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। ये प्रस्तावना है। अब इसमें देखो प्रश्न कैसे आते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रथम 4 शब्द, हम भारत के लोग, कहां से प्रभावित है ये शब्द? ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नंबर 2, इसमें जो प्रश्न आते हैं वो कर्म से संबंधित प्रश्न आते हैं, या फिर कौन सा शब्द है वो प्रस्तावना में नहीं है, तो उन शब्दों को ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जैसे IAS में पूछा गया था इन शब्दों का कर्म बताइए, तो कौन से शब्द है वो?
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये शब्द है शब्दों का क्रम। इसके अलावा यूजीसी नेट में पूछा गया था इन शब्दों का क्रम। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, 4 शब्द दे दिए, इनका क्रम पूछा गया था। तो सबसे पहले NSSB याद रखना, NSSB, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय मिलेगा तभी स्वतंत्रता होगी, स्वतंत्रता होगी तभी समता आएगी, समता आएगी तभी तो सब में बंधुता बढ़ेगी। NSSB, ये चारों शब्दों का क्रम। जो RPSC की फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि निम्न में से किस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो देखो लोग, नागरिक और व्यक्ति तीनों का है। यदि जनता लिखा हुआ है तो नहीं है, ध्यान रखना। लोग, नागरिक और व्यक्ति, इन तीनों शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। इसे कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, प्रश्न परीक्षा में ऐसे ही आएगा। कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, कब आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। कौन से 3 शब्द शामिल किए गए बता दिया मैंने, समाजवादी, पदनिरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो शामिल किए गए थे। इससे रिलेटेड हमने जो बातें की है वो मैंने आपको बता दी। अब हमारी प्रस्तावना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं क्या है उसको समझिए, फिर आपको पूरा ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना के 3 आधार हैं। सबसे पहले संविधान का स्रोत क्या है, स्रोत या शक्ति, उसका स्वरूप कैसा है और उसका उद्देश्य क्या है। मैंने शुरू में बताया भारतीय संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का ही नहीं, भारत की छवि प्रस्तुत करती है। एक ऐसा प्रतिबिंब हमारे सामने प्रस्तुत करती है कि हमारे सपनों का देश ऐसा होगा। जैसे ये है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये हमारी शासन प्रणाली को इंगित करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, ये सब आगे जिक्र करते हैं। तो सबसे पहली बात, संविधान की स्रोत या शक्ति क्या है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च का है संविधान। संविधान को शक्ति कौन प्रदान करता है, उसका स्रोत कौन है, हम भारत के लोग। पहला ही वाक्य बताता है हम भारत के लोग, यानी सर्वोच्च शक्ति संविधान की या सत्ता क्या है, हम भारत के लोग। इसका स्वरूप यानी भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो वो स्वरूप है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो टेक्निकल जो वर्ड है वो मैं उनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। परीक्षा में प्रश्न आजकल ऐसे ही आते हैं, प्रश्न दें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है, कोई भी दे देंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत राष्ट्र आंतरिक व बाह्य रूप से किसी अन्य देश का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता, अर्थात आंतरिक व बाह्य रूप से निर्णय लेने में भारत स्वयं सक्षम है। क्लियर। समाजवादी का मतलब होता है कि जिस समाजवाद शब्द आती है हमारे दिमाग में यूरोप देश आ जाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक में वर्ग संघर्ष की जो सिद्धांत दिया था शोषक और शोषित वर्ग का, वो समाज हमें नहीं चाहिए। समाजवादी का मतलब है ऐसा समाज, यानी गांधीवादी विचारों से युक्त समाज जिसमें समरसता की भावना हो, विभिन्नता में एकता जिसमें समाई हुई हो। क्योंकि भारतवर्ष है, उसमें इतने स्टेट हैं, सब में अलग अलग उनकी भौगोलिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषताएं, हर क्षेत्र में अलग अलग है, लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, समरसता है। तो ऐसा समाज जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो, सब में समरसता विद्यमान हो, ऐसा समाज हमें गांधीवादी विचारों से युक्त समाज की कल्पना की गई है। पंथनिरपेक्ष, भारत का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को इसमें समान अधिकार दिया गया है। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि लोगों का शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। यानी भारतीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता स्वयं शासन करती है, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। गणराज्य ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आता है कि गणराज्य का क्या अर्थ है, तो ध्यान रखना गणराज्य या गणतंत्र एक ही बात है। गणतंत्र हम कब मनाते हैं, 26 जनवरी को, जिस दिन देश संविधान लागू हुआ था। तो गणराज्य का अर्थ होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ध्यान रखना है, एक होता है राष्ट्राध्यक्ष, एक होता है शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। शासनाध्यक्ष जो शासन को संचालित करता है वो है प्रधानमंत्री। तो ठीक है, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि राष्ट्राध्यक्ष है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो जिस देश का, गणराज्य का मतलब है जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष
वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है उसे क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। अब हमारे संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं? तो वो उद्देश्य है, सबसे पहले न्याय। हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय दिए गए। ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। धार्मिक नहीं दिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस प्रकार का न्याय नहीं सम्मिलित है, तो ध्यान रखना न्याय 3 दिए गए हैं। ठीक है, सार याद रख सकते हो, SAR, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। देखो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, SAR याद कर लेना अपने तरीके से। सार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिए गए जो चीजें मैंने यहाँ बताई है, यानी ऐसे समाज की कल्पना जिसमें सब भाईचारे से मिलकर रहे। आर्थिक का मतलब वर्ग संघर्ष की स्थिति नहीं हो, किसी एक के पास आर्थिक सत्ता न हो। ठीक है, सबको स्वरोजगार मिले, उस स्तर पे उनका विकास किया जाए। राजनीतिक न्याय का मतलब है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का होना जिसमें केवल पुरुष प्रधान राजनीतिक सत्ता न हो, उसमें महिलाओं की भी उचित भागीदारी हो, यानी सभी लोग राजनीतिक व्यवस्था में भाग ले। स्वतंत्रता, हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। ध्यान रखना इनका, कौन सी स्वतंत्रता दी गई? 5 प्रकार। मौलिक अधिकारों में हम इनको अलग से पढ़ेंगे भी। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, अपने विचार रखने की, विचार प्रस्तुत करने की, किसी भी व्यक्ति में विश्वास या धर्म करने की या उपासना रखने की। विश्व में 8 प्रकार के धर्म हैं, लेकिन हमारे भारत में उन 8 धर्मों को मान्यता मिली है, यानी 8 धर्म हैं वो अकेले भारत देश में है, जबकि पूरे विश्व में टोटल धर्म है 8। विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, विभिन्नताओं में एकता वाला देश है ये। तो स्वतंत्रता होगी 5। समता 2 प्रकार की। किस प्रकार की समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा यानी व्यक्ति को उसकी प्रतिष्ठा के अनुसार क्या दिया जाए? समानता दी जाए। अवसर की समता का मतलब है सभी भर्तियों में सभी व्यक्ति को, चाहे वो परित्यक्ता हो, चाहे विधवा हो, चाहे दिव्यांग पुरुष हो, दिव्यांग व्यक्ति हो, उन सबको हर प्रकार की नौकरियों में भी क्या मिलने चाहिए? अवसर मिलना चाहिए। तो 2 प्रकार की। व्यक्ति की गरिमा का मतलब है व्यक्ति का आदर भाव, उसके अंदर हमें व्यक्ति की गरिमा को महत्व समझना चाहिए। राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ हमें अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और बंधुता, बंधुता का मतलब है सबके साथ भाईचारे के साथ रहें, मिलकर रहें एक दूसरे के साथ, क्योंकि भारत में जितनी जातियां निवास करती है, कितनी भाषाएं बोली जाती है, कितनी विभिन्नताएं हैं, लेकिन उन सब में एक रूपता है। यानी एक ऐसा भारत, वो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न प्रकार के फूलों को समाहित करके एक गुलदस्ता बनाया गया है। इस तरीके से ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं उम्मीद करता हूँ यह क्लास, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आया है तो अब इससे संबंधित प्रश्न आप अपनी पुस्तक में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति दीजिए। जय हिंद।